नमस्कार दोस्तों, मैं साइकोलॉजी बाय आरके सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिकरण के सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिकरण के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उनकी यहाँ पे आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिकरण। क्या पढ़ा था? सामाजिकरण। ये सामाजिकरण हमने आपको बताया था कि जो शब्द आपके समझ में ना आए, केवल और केवल क्या करना है, उस शब्द को आप तोड़ दीजिए। तो आपने सामाजिकरण को तोड़ा था तो आपका दो इसके शब्द हुए थे। शब्द निकला था समाज का अनुकरण। यही चीज तो हम लोगों ने पढ़ा था, समाज का अनुकरण। उसी को मनोविज्ञान की भाषा में सामाजिकरण कहा जाता है। समाज का अनुकरण आपको बताया था कि बालक जो है समाज से ही भाषा, रीति रिवाज, संस्कृत आदि सब बालक कहाँ से सीखता है? तो समाज से सीख करके और उसका क्या करता है? अनुकरण करता है। यानी बालक समाज से जो कुछ भी सीखता है और उसका अनुकरण करता है, इसको कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में सामाजिकरण। सामाजिकरण की कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी थी, इस पे हम लोगों ने भी चर्चा कर लिया था। फिर हम लोगों ने जो तीनों अवस्थाएं हैं, मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में बालक में किस प्रकार से सामाजिकरण होता है, किस किस स्तर से बालकों में सामाजिकरण होता है, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। यानी आपने देखा कि क्या विशेषताएं शैशवावस्था की थी, किस प्रकार बालक सामाजिकरण होता था, क्या विशेषताएं बाल्यावस्था की थी और क्या विशेषताएं किशोरावस्था की थी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। फिर यहाँ से पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सामाजिकरण को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो सामाजिकरण में जो है वंशानुक्रम, वातावरण, भाषा, सांस्कृतिक रीति रिवाज आदि जो है, ये सब जो है बालक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। क्योंकि यदि बालक की भाषा भी मालूम हुआ कि जो है हिंदी मीडियम है, आप उसे तमिल में जो है सिखाने लगे, तब भी उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। या उसका रीति रिवाज, चाल चलन, जिस माहौल में बालक रहता है उसी प्रकार उसका सामाजिकरण होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसी के आगे आज जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, उस पे जो है बनाएंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है सामाजिकरण के कुछ सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस प्रकार जो है वो सिद्धांत होते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो पहला सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने दिया, पहला सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिकों ने दिया वो स्वदर्पण या आत्मदर्पण का सिद्धांत, यानी स्वदर्पण या आत्मदर्पण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1902 में चार्ल्स कूले ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चार्ल्स कूले ने यह बात कहाँ कही? तो चार्ल्स कूले की एक पुस्तक है, चार्ल्स कूले की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने जो है इस सिद्धांत की व्याख्या की या इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, स्वदर्पण या आत्मदर्पण का सिद्धांत। चार्ल्स कूले की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है लुकिंग सेल्फी। लुकिंग सेल्फी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? तो चार्ल्स कूले ने किया। यहां तक समझे। चार्ल्स कूले ने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1902 में किया। और किसमें किया? तो लुकिंग सेल्फी नामक पुस्तक में जो है चार्ल्स कूले ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चार्ल्स कूले ने कहा कि जो है जिस प्रकार ये दर्पण जैसे है, ये क्या है? दर्पण है।
दर्पण आप सबके घर में होता है, जिस प्रकार एक दर्पण होता है और उसी प्रकार जो है दर्पण के समान समाज बताया। किसके समान? तो दर्पण के समान समाज बताया। और ये बालक है, ये मान लेते हैं बालक है। जिस प्रकार हम लोग जो है घर से निकलते हैं, किसी काम के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को हम दर्पण में देखते हैं कि कोई चीज कमी तो नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि टाई नहीं लगी है, या जो है कपड़े सही पहने हैं या नहीं पहने हैं, या बालों में कंघी किए हैं या नहीं किए हैं। तो अपने आप को जब हम दर्पण में देखते हैं तो वो दर्पण हमको रिफ्लेक्ट करता है, हमारी जो विशेषताएं हैं या हमारी जो कमियां होती हैं, ये जो है दर्पण बताता है। जो कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो दर्पण बता देता है, जब वो दर्पण कमियां बता देता है तो हम अपने आप को फिर से जो है सही करते हैं या अपनी कमियों में सुधार करते हैं। इसी प्रकार जो है चार्ल्स कूले ने बताया कि जो है समाज जो है एक दर्पण की तरह कार्य करता है। समाज एक दर्पण की तरह कार्य करता है और लोगों की सोच विचार ये जो है बालक को प्रभावित करते हैं। यानी जिस प्रकार से एक दर्पण जो है हमारे विषय में अच्छाइयाँ और बुराइयां बताता है, उसी प्रकार से जो है बालक जो है को समाज, यानी ये समाज जो है ये बालक के लिए एक दर्पण की तरह कार्य करता है। बालक की जो अच्छाइयाँ होती हैं, कमियां होती हैं, वो जो है समाज बताता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो समाज से मिलती है। 2-3 पॉइंट चार्ल्स कूले ने बताए, उनको हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स कूले ने पहला पॉइंट बताया, या हम कह सकते हैं कि कूले ने समाजीकरण में समाज की अंतःक्रिया पर बल दिया है। कूले ने समाजीकरण पर अंतःक्रिया पर बल दिया है। ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि चार्ल्स कूले ने किस पर बल दिया है या किस पर निर्भर होता है, तो जो है अंतःक्रिया पर जो है निर्भर होता है। यानी बालक की जो है समाज की जो सोच विचार होती है, ये बालक को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, अंतःक्रिया पर बल देती है, या हम कहें कि निर्भर करता है। चार्ल्स कूले ने समाजीकरण में अगला पॉइंट लिखिए, चार्ल्स कूले ने समाजीकरण के प्राथमिक समूहों को सबसे अधिक महत्व दिया है। प्राथमिक समूहों को सबसे अधिक महत्व दिया है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चार्ल्स कूले ने जो है सबसे अधिक किसको महत्व दिया है, तो चार्ल्स कूले ने सबसे अधिक प्राथमिक समूहों को महत्व दिया है। प्राथमिक समूहों में कौन कौन से होते हैं या कौन कौन आता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो प्राथमिक समूह होता है, इसमें परिवार प्लस मित्र, परिवार, मित्र, पास पड़ोस, परिवार, मित्र, पास पड़ोस, खेल, ये मित्र मंडली। मित्र मंडली ये सब जो है सामाजिकरण के ही उदाहरण हैं। क्योंकि बालक जो है परिवार से भी सीखता है, मित्रों से सीखता है, पास पड़ोस से भी सीखता है, खेल के द्वारा भी सीखता है और मित्र मंडली के द्वारा सीखता है। चार्ल्स कूले ने कहा कि जो है खेल जो है समाजीकरण का एक
महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि खेल के द्वारा बालक में जो निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है या निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है वो खेल के द्वारा होता है। क्योंकि जो किताबी ज्ञान बालक को जो है निर्णय करने की शक्ति या क्षमता जो है साल 2 साल में नहीं उत्पादित करते हैं, वो जो है खेल के द्वारा बालक जो है निर्णय करने की क्षमता बालक में 1 से 2 घंटे में ही जो है हो जाती है। यहाँ तक समझे? कोई समस्या? इसीलिए चार्ल्स कूले का मानना है, तीसरा पॉइंट लिखिए, चार्ल्स कूले का मानना है, चार्ल्स कूले का मानना है कि जो है मानव स्वभाव को विकसित करने वाली नर्सरी है। चार्ल्स कूले का मानना है कि मानव स्वभाव को विकसित करने वाली नर्सरी है। यानी नर्सरी है, नर्सरी इसलिए कहा। और इसी में अगला यानी चार्ल्स कूले का मानना है कि मानव स्वभाव को विकसित करने वाली क्या है? नर्सरी। और उसमें प्राथमिक नर्सरी एक पूछे, प्राथमिक नर्सरी तो परिवार, क्योंकि बालक सबसे पहले जो है परिवार से ही सीखता है, परिवार के द्वारा जो है बोलना सीखता है, परिवार के द्वारा सबसे पहले बालक अपनी माँ को पहचानता है, परिवार से ही भाषा सीखता है, परिवार से ही कल्चर सीखता है, परिवार से ही वो रीति रिवाज सीखता है। इसलिए चार्ल्स कूले ने कहा कि मानव स्वभाव को विकसित करने वाली क्या है? नर्सरी है। और उसमें प्राथमिक नर्सरी क्या है? तो परिवार है। यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप नोट करके लिखिए एक पॉइंट और, आप नोट करके लिखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण का कौन सा साधन है? स्कूल बच्चों के समाजीकरण का, स्कूल जो है बच्चों के समाजीकरण का प्रथम औपचारिक साधन है। औपचारिक साधन है। स्कूल जो है बच्चों के समाजीकरण का प्रथम औपचारिक है, जबकि परिवार, मित्र, पास पड़ोस, परिवार, मित्र, पास पड़ोस, ये कैसे? तो ये अनौपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है और अनौपचारिक साधन है। यानी स्कूल बच्चों का प्रथम औपचारिक साधन है, जबकि परिवार, मित्र और पास पड़ोस ये कैसे? अनौपचारिक है। ये औपचारिक और अनौपचारिक में भी जो है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो हम आपको बता रहे हैं औपचारिक वो चीजें होती हैं जिनका एक क्रम होता है, जिनका एक निश्चित सिचुएशन होता है। जैसे आपने वर्णमाला सीखा तो ए से जेड तक सीखा, या क्या से का से लेकर के गा तक सीखा, जिनका एक क्रम निश्चित है। भाई किस समय विद्यालय जाना है, किस समय जो है लंच होना है, किस समय छुट्टी होना है, उनका एक क्रम निश्चित है। जबकि परिवार, मित्र और पास पड़ोस ये कैसे साधन है? तो ये अनौपचारिक साधन है। यानी अनौपचारिक वो साधन होते हैं जिनमें बिना क्रम के जो है शिक्षा दी जाती है। यानी बालक कोई क्रम से नहीं सीखता है। परिवार में बालक ने, मम्मी ने कहा ए फॉर एप्पल, बालक ने सीख लिया, लेकिन ए फॉर एप्पल के बाद में मम्मी ये जरूरी नहीं कि बी फॉर बॉल सिखाए, ये भी तो हो सकता है कि मम्मी सी फॉर कैट भी सिखाए। यानी जिसका एक क्रम निश्चित नहीं है
जिसकी एक जगह निश्चित नहीं है वो कैसा अनौपचारिक साधन है, लेकिन जिनका एक क्रम निश्चित है, जिनकी एक जगह यानी स्थान निश्चित है, वो कैसे साधन है, वो औपचारिक साधन है। यहां तक समझे? कोई समस्या? ये कोई समस्या नहीं तो जो है हम लोग अगले सिद्धांत पे बात करेंगे। अगला सिद्धांत जो है उस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अगला जो सिद्धांत है वो मीड का सिद्धांत है। मीड का सिद्धांत है। मीड के सिद्धांत को मैं या मुझे के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मीड का सिद्धांत जो है उसी सिद्धांत को मैं या मुझे के नाम से भी जाना जाता है। मैं का मतलब ही क्या है कि अपने बारे में। मैं का मतलब क्या है? अपने बारे में। अपने बारे में जो बालक बता दे कि हमारे में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कैसे हम हैं, जो बालक अपने बारे में बता दे उसी सिद्धांत को मैं या के नाम से जाना जाता है। और अगला शब्द देखा कि मुझे का मतलब होता है यानी समाज। जिसके बारे में समाज बताए उसे को हम मुझे के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मीड ने ही किया है। किसने किया? मीड ने किया। यदि पूछा जाए इस सिद्धांत का, मीड के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मीड ने किया। कब किया? तो 1934 में। 1934 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन मीड ने किया। मीड ने अपने सिद्धांत में बताया, मीड ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो है मीड ने बताया कि समाज जो है एक दर्पण की तरह होता है। समाज एक दर्पण की तरह होता है। समाज कैसा होता है? तो एक दर्पण की तरह होता है। और बालक एक कर्ता के समान होता है। क्या होता है? कर्ता। बालक एक कर्ता के समान होता है। इसे हम कर्ता कहें, यानी बालक को हम कर्ता कहें, नायक कहें या हीरो कहें। यानी बालक क्या होता है? कर्ता होता है, नायक होता है, हीरो होता है। और जो बालक ये कार्य करता है इसकी व्याख्या जो है, किस प्रकार का कार्य हुआ है, बालक ने अच्छा कार्य किया या खराब काम किया, इसकी व्याख्या कौन करता है? समाज करता है। इसकी व्याख्या कौन करता है? समाज करता है। यानी बालक की जो है कर्ता की ने जो कार्य किया उसकी प्रतिक्रिया कौन देता है? तो उसकी प्रतिक्रिया समाज देता है। मीड ने अपने सिद्धांत में बताया कि समाजीकरण की व्याख्या किसने किसे की है? तो मीड ने सामाजीकरण की व्याख्या आत्म चेतना से की है। आप
आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मीड ने अपने सिद्धांत में जो है समाजीकरण की व्याख्या किससे की है? तो आत्म चेतना से की है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मीड ने अपने सिद्धांत में भूमिका निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। सिद्धांत में भूमिका निर्वाह भूमिका निर्वाह को क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। किसने माना है? तो मीड ने माना है। आपसे बस प्रश्न बहुत ज्यादा मीड से नहीं बनते हैं, बस ये पूछा जाता है कि मैं या मुझे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मीड ने किया। कब प्रतिपादित किया? तो 1934 में किया। मीड ने जो है समाजीकरण की व्याख्या किससे की है? तो आत्म चेतना से की है। मीड ने अपने सिद्धांत में किसकी भूमिका को मीड ने अपने सिद्धांत की भूमिका निर्वाह को जो है अधिक महत्वपूर्ण माना है। किसको माना है? भूमिका निर्वाह को अधिक महत्वपूर्ण माना है। बस केवल मीड के सिद्धांत की जो है ये 2-3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। अगला जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो सिद्धांत में जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो है मीड के सिद्धांत को और कूले के सिद्धांत की आलोचना की है। किसके? मीड के सिद्धांत की और चार्ल्स कूले के सिद्धांत की क्या की है? आलोचना की है। हम लोग देखते हैं कि जो है अगला सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया और किसने जो है आलोचना की है। तो अगला जो सिद्धांत है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस पूछा जाए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खीम ने किया। किसने? दुर्खीम। एक मनोवैज्ञानिक दुर्खीम है, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया सामूहिक प्रतिनिधित्व का। आपको लगता होगा ये सामूहिक प्रतिनिधित्व का ये मतलब क्या है? इसको हम लोग समझेंगे। तो दुर्खीम ने जो है चार्ल्स कूले और मीड के सिद्धांत की क्या की है? आलोचना की है। या हम कह सकते हैं कि आलोचना के आधार पर जो है इन्होंने दुर्खीम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह पूछा जाए कि जो है दुर्खीम ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है उस अपने सिद्धांत में किसकी आलोचना की है? तो चार्ल्स कूले के सिद्धांत की आलोचना की है और चार्ल्स कूले और मीड के सिद्धांत की आलोचना की है। अगला पॉइंट लिखिए कि इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक दुर्खीम का मानना है, मनोवैज्ञानिक दुर्खीम का मानना है, इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक दुर्खीम का मानना है कि प्रत्येक समाज में भाषा, रीति रिवाज, प्रत्येक समाज में भाषा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक प्लस आदर्श विश्वास, दुर्खीम का मानना है कि प्रत्येक समाज में भाषा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक आदर्श, विश्वास, मूल्य आदि
आदि होते हैं। यानी प्रत्येक समाज में क्या क्या होता है? भाषा होती है, रीति रिवाज होती है, मूल्य होते हैं, विश्वास होता है, आदर्श होता है, सांस्कृतिक होता है। और यही चीज देख करके बालक सीखता है। यानी मनोवैज्ञानिक दुर्खीम ने कहा कि प्रत्येक समाज की अपनी अपनी रीति रिवाज, भाषा, सांस्कृतिक होते हैं और इनको जो है बालक देख करके सीखता है, देख करके सीखता है और उसी के अनुसार जो है प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। यानी समाज की जो जिस प्रकार रीति रिवाज होगी, सांस्कृतिक होगी, विश्वास होगा, उसी प्रकार बालक जो है व्यवहार करता है और उसी प्रकार बालक धीरे धीरे क्या करता है? सामाजिक प्राणी बनता है। यानी मनोवैज्ञानिक दुर्खीम ने कहा कि बालक समाज को ही देखता है, समाज की रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति सीख करके और अपने आप को ढाल लेता है, उसी के अनुसार अनुकूलित कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है और उस प्रकार धीरे धीरे बालक एक जो है सामाजिक प्राणी बनता है। यानी आपने देखा कि जो है जन्म के समय बालक सामाजिक या असामाजिक नहीं होता है, लेकिन जन्म के समय तो नहीं होता, लेकिन समाज में रह करके बालक धीरे धीरे समाज की भाषा, कल्चर यानी रीति रिवाज, सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास आदि सीख करके और अपने आप को ढाल देता है। क्योंकि ये पूछा जाए कि जन्म के समय बालक सामाजिक होता है तो हम कह नहीं सकते हैं कि बालक जन्म के समय सामाजिक होता है या असामाजिक होता है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक वाटसन ने कहा कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो और हम उसे चोर, वकील, सिपाही आदि बना देंगे। क्योंकि वाटसन का मानना था कि जो है जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं, एक कोरी स्लेट जैसे होते हैं, एक सादा कागज जैसे बालक होते हैं और जिस प्रकार का उनको कल्चर दे दिया जाए, उनको भाषा दे दिया जाए, उसी प्रकार बालक जो है सीखते हैं। यानी जिस प्रकार बालक को सिखाएंगे उसी प्रकार सीखेंगे। इसीलिए वाटसन ने कहा कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, सिपाही या डॉक्टर आदि बना दूंगा। क्योंकि इसीलिए जो है वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। यदि पूछा जाए कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो व्यवहारवाद का जनक वाटसन को माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए कि बालक जो होता है, बालक जो होता है वो समाज में रह करके वहां की रीति रिवाज, भाषा, विश्वास आदि सीखता है और आदि सीख करके उसी के अनुसार अपने आप को ढाल देता है। लेकिन जो व्यक्ति जो है, आज जैसे आप बालक हैं, आपने जो समाज से सीखा, मम्मी पापा से, आगे चल करके वही रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, विश्वास वही आगे चल करके आप अपने बच्चों को देंगे और बच्चे भी धीरे धीरे रीति रिवाज, भाषा, सांस्कृतिक कल्चर को सीख करके और आगे उसी के अनुसार वो जो है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी बालक समाज से ही सीख करके उसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। समाज किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, ये बहुत से लोगों से मिलकर के समाज बना हुआ है। इसीलिए इस सिद्धांत को सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहा जाता है। आप नोट करके और इसमें 2 पॉइंट लिख लीजिए। यह पूछा जाए कि सबसे गहन व जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? सबसे गहन व जटिल
सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में बालक को व्यवसाय की चिंता होती है, अपने जीवन साथी के प्रति भी चिंता होती है, बहुत सारे विषय चुनाव को लेकर के चिंता होती है। इसलिए बालक का सबसे गहन व जटिल समाजीकरण पूछा जाए, गहन व जटिल समाजीकरण पूछा जाए तो कहाँ होता है? किशोरावस्था में होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण में खेल को भी महत्वपूर्ण अंग माना है। इसीलिए दुर्खीम ने खेल को भी जो है समाजीकरण का अभिन्न अंग माना है। यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्योंकि खेल के ही द्वारा आपने देखा कि बहुत सारी गतिविधियां जो होती हैं वो उससे बालक के जो जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। यानी निर्णय करने की क्षमता जो होती है वो खेल के ही द्वारा होता है। क्योंकि आपने देखा कि जो महाराजा मौर्य साम्राज्य की जिन्होंने स्थापना की थी, चाणक्य ने, एक राजा, लोग बताते हैं कि ये राजा चाणक्य जो थे, चाणक्य ऋषि जो थे, ये एक किसी राजा के वहां दावत में गए थे। लेकिन चाणक्य एक बड़ा नाम था, लेकिन जो है उस राजा ने सभी साधु संतों के साथ में उनको भोजन करा दिया था। इसलिए वो जो है चाणक्य नाराज हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। चाणक्य ने कहा उस राजा से कि जब तक तुम्हारा हम पतन नहीं कर देंगे तब तक हम जो है अन्न जल त्याग देते हैं। और वहां से जो है नाराज होकर के वापस चले जाते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं उस समय जो है कुछ बच्चे जो है खेल खेल रहे होते हैं, और उसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है उसी में जो है उस खेल में जो है निर्णय कर रहे थे। लेकिन चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त जो निर्णय करने की शक्ति थी वो जो है बहुत अच्छी थी, क्योंकि उधर जो है चाणक्य नाराज होकर के ही आए थे, और वहां पे जो है उनको ऐसे ही बालक की या ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके जो है राज्य का पतन कर सके। इसलिए जो है आगे चल करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसलिए जो है खेल के द्वारा बहुत सी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो किताबी ज्ञान हमको 2 साल में नहीं सिखा सकता। वो जो है खेल के द्वारा यानी निर्णय करने की जो शक्ति होती है वो हम 2 घंटे में सीख जाते हैं। और खेल के ही द्वारा आपने देखा कि हमारे अंदर जो है शारीरिक, मानसिक आदि विकास भी जो है बहुत आसानी से होता है और सही प्रकार से होता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे गहन योगदान देता है, तो समाजीकरण में सबसे गहन योगदान देता है तो ये ऑप्शन आपका हो परिवार, विद्यालय या जो है पास पड़ोस। तो जो है सबसे गहन या जो है सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान देता है वो परिवार देता है। क्योंकि बालक जो है आपने देखा कि शैशवावस्था में बालक जो है परिवार से ही जो है भाषा सीखता है, परिवार से ही सारी कल्चर सीखता है, परिवार से ही मूल्य, विश्वास आदि सब बालक कहाँ से सीखता है? तो परिवार से ही सीखता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि परिवार जो है समाजीकरण का प्रथम और साधन है, और लेकिन प्रथम तो साधन है लेकिन औपचारिक ये साधन नहीं है, अनौपचारिक साधन है। लेकिन यह पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार समाजीकरण का प्रथम साधन कौन सा है? तो विद्यालय होगा।
लेकिन अगर जो साधारण पूछा जाए कि समाजीकरण का प्रथम साधन कौन सा है, तो परिवार। लेकिन यदि एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा जाए तो विद्यालय। इसी के साथ ये समाजीकरण का जो आपका चैप्टर है ये समाप्त होता है। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे वो जीन पियाजे पे बनाएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।